बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं MTH 100 फाइनल टर्म प्रिपरेशन वीडियो के साथ, जिसमें हम सब्जेक्टिव पार्ट इसका क्लियर करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसमें जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको कॉन्सेप्ट के ज़रिए समझाएंगे, फुली एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो होते हैं, ये क्वेश्चन जो होते हैं, ये प्रैक्टिस के लिए आपके और आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए होते हैं। ये क्वेश्चंस भी पेपर में आ सकते हैं, लेकिन आपने ये नहीं सोचना कि यही क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। तो आपने सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करना है कि अगर थोड़ी बहुत अगर कोई चेंजिंग होते, यही क्वेश्चंस हैं लेकिन वो थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं, तो अगर आपको कंसेप्ट की समझ होगी तो आप उसको भी सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। आपको कोई इशू नहीं रहेगा। तो MTH 100 की हमने ऑब्जेक्टिव फाइल जो है, ऑब्जेक्टिव वीडियो जो है वो हमने अपलोड कर दी है। ठीक है, उसमें भी हमने 110 MCQs को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया था कॉन्सेप्ट के साथ, और अब हम इसका सब्जेक्टिव पार्ट करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला बाकी हमारे पास MTH 101 की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हो गए हैं। MTH 202 का ऑब्जेक्टिव हो गया, उसका सब्जेक्टिव रहता है, वो भी इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हम अपलोड कर दें। फिर फिज़िक्स की भी इंशाल्लाह ताला पेपर से पहले आपको वीडियो मिल जाएगी, प्रिपरेशन वीडियो फिज़िक्स 101 की। तो आपका ये काम है कि आपने क्या करना है, आपने ये चीज़ करनी है कि वीडियो को कम्प्लीटली देखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला आप ये वीडियो देख लेंगे और ऑब्जेक्टिव वाली देख लेंगे तो आपका 80-90% पेपर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग भी आएगी क्वेश्चन में तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि आप सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखें, और देखने के बाद अपने पास नहीं रखनी, ये स्टूडेंट्स को आगे फॉरवर्ड करनी है, शेयर करनी है, दूसरे स्टूडेंट्स को बताना है इस वीडियो के बारे में, ताकि उसको भी, दूसरे स्टूडेंट्स को भी अच्छी वीडियो मिल सके। और अगर अभी तक आपने 5 मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए अच्छी, इसी तरह अच्छी जो वीडियोज़ हैं, अच्छे लेक्चर जो हैं वो आप तक पहुँचाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमने इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड आउट करना है, जो कि .67 से गुजरती है। एक 0.67 है ये लाइन, उसमें से पास करती है, और परपेंडिकुलर, और एक ये वाली लाइन है 2x + 3y 8 के बराबर, इस लाइन के ये परपेंडिकुलर है। यानी कि हमारे पास हमने एक ऐसी इक्वेशन की, लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि इस पॉइंट से पास करती है और परपेंडिकुलर है इस लाइन के। ठीक है, क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी कि हमने एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि इस पॉइंट से पास करती है और वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के। ठीक है, तो चले आप यहाँ से सबसे पहले ये इक्वेशन लें। इक्वेशन ली हमने, 2x को उठा के उस तरफ ले गए, 3y किसके बराबर आ गया, 8 - 2x के। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 3 से डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो y की वैल्यू -2/3x + 8/3 आ जाएगा। ये वाली टर्म आप लास्ट पे ले जाएं और x वाली टर्म यहाँ पे ले आएँ, क्योंकि हमने इसको कंपेयर करना होता है y = mx + c। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसी भी लाइन की। ठीक है, y = mx + c। तो हम यहाँ से ये देखें, y आ गया, m की वैल्यू ये आ ली। ठीक है, m ये आ गया, x आ गया, और c यहाँ पे y इंटरसेप्ट है। आपको वो पूछ सकते हैं कि c यहाँ पे क्या है, c यहाँ पे y इंटरसेप्ट है, m यहाँ पे स्लोप है। ठीक है, m यहाँ पे क्या है, स्लोप है। तो इसको हमने m1 का नाम दे दिया कि m1 हमारा किसके बराबर आ गया, -2/3 के बराबर। तो इस इक्वेशन से हमने कंपेयर करके ये m1 की वैल्यू -2/3 यानी कि स्लोप निकाल लिया। ठीक है, अब हमें पता है कि दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब उनकी स्लोप्स को ज़रब दें तो हमारे पास जो आंसर आए वो -1 आता है। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी अगर स्लोप को हम मल्टीप्लाई करें तो वो -1 के बराबर आती है। तो यहाँ से हमने m1 की वैल्यू -2/3 रखी थी, तो m2 की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, ये -2/3 उस तरफ जाके -3/2, यानी कि इसका बटा चेंज हो जाएगा। तो m2 की वैल्यू माइनस माइनस देखेंगे, एक माइनस ये था, एक माइनस ये था, माइनस माइनस प्लस 3/2 हो जाएगा। तो ये देखें, ये दोनों स्लोप्स हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। तो
लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वो ये होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये आपने इक्वेशन याद रखनी है, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म कहलाती है। ये इक्वेशन क्या कहलाती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें हमने एक पॉइंट को पुट करना होता है जो हमारा गिवन पॉइंट है 6,7, ठीक है, और इसमें स्लोप की वैल्यू ये वाली हमने फाइंड आउट करनी है। ये देखें, ये जो ये स्लोप आई है ना, ये हमारी वो स्लोप है जिसकी उस लाइन की स्लोप है जिसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ये याद रखें आप। तो ये देखें y वैसे ही आ गया, y1 की वैल्यू यहाँ पे 7 है, ठीक है, ये y1 की वैल्यू है 7, y1 की वैल्यू है, m यहाँ पे 3/2 आ गया, x वैसे ही आ गया, ये देखें, और x1 की वैल्यू कितनी है, 6 आ गई। तो ये हमारी इक्वेशन है लाइन की जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स। हमारे पास 2 पॉइंट्स से एक लाइन गुजर रही है, हमने उसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो उसका सिंपल सा एक फार्मूला है, वो आपको मैं बता देता हूँ कि स्लोप का फार्मूला होता है राइज ओवर रन। जब भी आप किसी लाइन की फ़र्ज़ करें, इस लाइन की अगर आप स्लोप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ना, तो आपने 2 चीज़ों को फाइंड आउट करना है कि आपने ऊपर की तरफ कितना डिस्टेंस तय किया, ये वाला, और नीचे कितना डिस्टेंस, ये वाला, कितना तय किया। तो राइज ओवर रन यानी कि ऊपर को कितना गए और नीचे को आप कितना सफ़र तय किया। तो स्लोप की वैल्यू होती है m इज़ इक्वल टू राइज ओवर रन। राइज का मतलब होता है y2 माइनस y1, यानी कि इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट से माइनस कर देना है, ठीक है। तो y2 माइनस y1 आ जाएगा, तो इस पॉइंट से आपने इस पॉइंट को माइनस कर देना है, तो x2 माइनस x1। ये स्टैंडर्ड स्लोप का फार्मूला है, आपने याद रखना है। अगर आपको स्लोप का फार्मूला पूछा जाए तो वो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 ये स्लोप का फार्मूला है। तो आप क्या करें, ये जो 2 पॉइंट्स हैं यहाँ से वैल्यूज़ लें। ये देखें 7 आ गया, y2 की वैल्यू 7 है, y1 की -2 है, तो ये 7 माइनस -2 और नीचे -6 प्लस -5, ठीक है। तो ये वैल्यू 9 माइनस 1 आ गई, तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आ गई, -9 आ गई, ठीक है, -9 आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। ये हमारे पास एक लाइन है, इसकी हमने स्लोप फाइंड आउट करनी है। ये तो हम पीछे भी करके आए हैं कि सबसे पहले 8y को इस तरफ, -8y को इस तरफ रहने दें, 6 को उठाकर इस तरफ ले जाएं। तो ये देखें, ये +6 था तो -6x हो जाएगा, और +26 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। इसको उठा के हम उस तरफ ले गए। अब क्या करें, -8 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, इसको भी -8, इसको भी, ठीक है। यहाँ से y आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/4, माइनस माइनस कट जाएगा और 3/4 आ जाएगा, 2 से यहाँ से कट जाएगा और 3/4 x आ जाएगा। तो यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये कट के 13/4 आ जाएगा। अब इसको आपने इससे कंपेयर करें mx, ठीक है, y m की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 3/4। तो m की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी थी, x, तो ये हमारा c y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। तो ये देखेंगे हमारे पास यहाँ से इन 2 इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करेंगे, वो इस तरह करेंगे कि या x का बराबर कर लें या y का बराबर कर लें, ठीक है, कोफिशिएंट। तो हमने x के करने हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, सारी इक्वेशन को। तो ये देखें 6x आ जाएगा, ये 9y आ जाएगा, ये 7 3 बार 21 आ जाएगा। यहाँ से 3 2 बार 6x आ जाएगा, यहाँ 5 2 बार 10y आ जाएगा, यहाँ से 3 2 बार 6 आ जाएगा। तो इसको आप माइनस कर लें, सारी को माइनस किया तो ये अलामतें चेंज हो जाती हैं, तो ये दोनों आपस में कट गए। यहाँ से -y हमें मिला, यहाँ से 15 मिला, तो y की वैल्यू -15 आ गई। तो यहाँ से आप -15 जो है इस इक्वेशन में किसी भी में पुट कर लें, मैंने यहाँ पे पुट की है। तो ये देखें 2x + 3 × -15 इज इक्वल टू 7, तो 2x - 45, ये ज़रब खा के 45 इज इक्वल टू 7, तो -45 उस तरफ जाके 52 बन गया, ये जमा होकर, तो x की वैल्यू 26 आ गई। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो x की वैल्यू 26 आई है, y की वैल्यू -15, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गया, जहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a 2,8 और b 6,2। तो हमारे पास, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ क्वेश्चन का, कि हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, जो एक लाइन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है। ऐसा
लाइन सेगमेंट होता है जो किसी लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं, उसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। तो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि किस लाइन पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो दो पॉइंट से मिलकर बनी है, ए और बी से। ठीक है, मैं आपको इसकी डायग्राम बता देता हूँ। तो ये देखें स्टूडेंट्स, हमने लेट किया है कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये हमारे पास एक लाइन है ए बी, ये इसका ए पॉइंट है 2,8, ये इसका बी पॉइंट है 6,2 और ये इसका सेंटर है। यहाँ पर आकर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आके इसको इंटरसेक्ट करेगा और इसको दो बराबर हिस्सों में चेंज कर देगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास इसको इस मिड पॉइंट पे आके टच करेगा, तो उसको हमने एम बोल दिया है। अब हम एम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम मिड पॉइंट फार्मूला से कर सकते हैं, यानी x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। तो x1 और x2 यहाँ पे 2 + 6 / 2 और y1 और y2 8 + 2 / 2 आ गया। तो यानी m के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 4,5 होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 4,5 होंगे। अब हम स्लोप फाइंड करेंगे ए बी लाइन की, ये जो लाइन है इसकी हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे। ये दो पॉइंट्स हमें गिवन है, तो स्लोप का फार्मूला y2 - y1 / x2 - x1, उस फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट करें। ये वाली x1 की होती है, ये x2 की होती है, ये y1 की होती है, ये y2 की होती है। तो आप उस हिसाब से फार्मूले में पुट करें। इसको सॉल्व करके 6/-4 आ गया, तो इसको काट कर -3/2 आ गया। अब ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये देखें ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट करनी है तो हमें ये चीज़ लगानी पड़ेगी कि m1 और m2 जो है, अगर इनको दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -1 के बराबर होता है। ये देखें यहाँ से m1 एक स्लोप जो हमने निकाली है उसकी वैल्यू पुट करें तो दूसरे की वैल्यू हमें मिल जाएगी। सिंपल क्या करना है कि ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करें और m2 की वैल्यू क्या होगी, ये इसको उठा के उस तरफ ले जाएं, तो ये 2/3 हो जाएगा, उस तरफ जाके -2/3 हो जाएगा, क्योंकि बटा चेंज हो जाता है दूसरी तरफ जाके। तो ये देखें -2/3, ये -1 माइनस प्लस, तो इस लाइन की जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी जो स्लोप होगी वो 2/3 आ जाएगी। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y - y1 = m × x - x1। तो यहाँ से y वैसे ही आ गया, y1 की वैल्यू क्या है, ये वाला, ये अब पॉइंट हमने ये वाला इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये लाइन जो है ये वाली, इसकी इक्वेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं और ये इस पॉइंट से गुजर रही है। तो ये देखें y - y1 की जगह पे 5 आ जाएगा, y - 5, और इसकी जो हमारे पास स्लोप थी वो 2/3 आ गई। x वैसे ही आ गया और x1 की वैल्यू -4 है। तो ये इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो था इसकी इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि ये ग्राफ जो हमें गिवन है इसकी हमने स्लोप लाइन की फाइंड आउट करनी है। तो दो पॉइंट से गुजर रही है, स्लोप का फार्मूला लगाएं y2 - y1 / x2 - x1। तो फार्मूला ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो इसमें सिर्फ आप वैल्यूज़ पुट करें तो आपको ये m बराबर आ जाएगा -3/14 के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल x + 5 का स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर = 36। अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है ना, जिसका सेंटर h, k होता है और रेडियस r होता है, उसको हम इस तरह लिखते हैं x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर = r स्क्वायर। इस इक्वेशन को आप 1 बोल दें। अगर आपका h, k यानी कि जो आपका सेंटर है वो आपका ओरिजिन पर है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। तो h और k की जगह पे आप 0,0 पुट करें तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² + y² = r²। ये एक ऐसे इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, यानी कि आपका h और k 0,0 हो गए। तो जब ये 0,0 हो गए तो ये x² + y² = r² के बराबर आ गया। ये तो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए था, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने ये जो गिवन क्वेश्चन में इक्वेशन है वहाँ से हमने सेंटर फाइंड आउट करना है सर्कल का और रेडियस फाइंड आउट करना है। अब आपने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के तरीके से लिखना है, ये वाली इक्वेशन जो है इस इक्वेशन के तरीके से लिखना है। अब ये देखें यहाँ दरमियान में प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि ये देखें x -5 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y -3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपने ये देखें, इसको आपने इस इक्वेशन को इस चक्कर में लिख लिया, ये वाला जो चीज़ है। ठीक है, ये देखें, ठीक है, यहाँ पे आई थिंक प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा, ये देखें ना, ये जब आप इसको दोबारा लिखेंगे ना, x ++ 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसको y +- 3
ठीक है, प्लस माइनस 3 तो y माइनस 3 होल स्क्वायर, तो 36 को हमने 6 का स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, अब ये देखें आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ये x आ गया, माइनस माइनस आ गया। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे आपका माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा, ये थोड़ा सा याद रखें। तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें तो ये देखें x आ गया, माइनस माइनस आ गया, तो h की यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, -5। तो ये देखें सेंटर क्या आ गया, -5। ठीक है, और y माइनस k की वैल्यू क्या आ गई, +3। तो ये सेंटर इसका -5 +3 आ गया। और r की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर किसके बराबर है, 6 स्क्वायर के बराबर। तो इसका रेडियस जो है वो फिर 6 के बराबर होगा। आर स्क्वायर किसके बराबर है, 6 के स्क्वायर के बराबर। तो आर की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। तो हमने सेंटर और रेडियस इसका फाइंड आउट कर लिया। आपने ये जनरल इक्वेशन जो है सर्कल की वो याद रखनी है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है। फिर आपने जो क्वेश्चन में गिवन होगी उसको आपने इसके हिसाब से मॉडिफाई करके वहाँ से सेंटर और रेडियस फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है जी, सिर्फ आपने क्या करना है कि ये माइनस दरमियान में माइनस हो और यहाँ पे भी माइनस दरमियान में माइनस हो। बाकी फिर ये जो चीज़ है इसके साथ माइनस लगना है या नहीं लगना वो आपको यहाँ से पता चलेगा। अब देखें कि इसके साथ माइनस कैसे लगा, क्योंकि ये देखें अंदर प्लस है तो माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से हमें पता चल गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि आर द लाइन, ये दो लाइन जो दी गई हैं ये पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको सॉल्व करें पहले को, तो यहाँ से y की वैल्यू हम वो जिस तरह 4x को उस तरफ ले गए तो 5 से डिवाइड कर दें तो y की वैल्यू -4/5 x + 6/5। इसको आप कंपेयर करें y = mx + c से, तो यहाँ से हमारे पास एक जो स्लोप की वैल्यू जिसको m1 बोला है वो हमारे पास -4/5 आ गई। अब दूसरी इक्वेशन को पकड़ लें। दूसरी इक्वेशन 5x - 4y = 2, तो यहाँ से -4y किसके बराबर आ गया, 5x उस तरफ जाकर -5x + 2 हो जाएगा, और यहाँ से दोनों तरफ -4 से डिवाइड कर दें तो y की वैल्यू आ जाएगी 5/4x - 2/4 आ जाएगी। तो यहाँ से m2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5/4। अब हम चेक करेंगे कि देखें कि ये दोनों स्लोप्स बराबर तो नहीं है, ये वाली स्लोप और ये वाली स्लोप बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये लाइंस पैरेलल नहीं है। पैरेलल लाइंस कब होती हैं, जब दोनों की स्लोप बराबर हो। तो ये इसका मतलब है फिर ये परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फिर ये परपेंडिकुलर लाइन होंगी। तो हम अब वो दूसरा फार्मूला लगाते हैं, m1 m2 = -1। m1 की वैल्यू 5/4, m2 की -4/5। तो 5 5 से कट गया, 4 4 से कट गया, तो ये -1 = -1, यानी कि ये इस सिचुएशन को ये सेटिस्फाई कर गई हैं। तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखें। तो स्टूडेंट यहाँ से हमने जो पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ हैं उनको प्रूव करना है। सिर्फ आपने क्या इस्तेमाल करना है, ये सबसे पहली पैथागोरियन आइडेंटिटी है। इसमें आपने tan थीटा की जगह पे sin थीटा बटा cos थीटा जो उसका फार्मूला है वो पुट करें, और स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर इस तरफ स्क्वायर ले लें, +1 वैसे ही आ गया। अब ये स्क्वायर खोल दें, sin² थीटा बटा cos² थीटा +1। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, इसका cos² थीटा एलसीएम आ गया। तो cos² थीटा कट गया, ऊपर sin² थीटा आ गया, प्लस cos² थीटा ऊपर 1 है तो ऊपर भी cos² थीटा। सिंपल आपने एलसीएम ले लेना है। ये आइडेंटिटी जो होती है वो 1 के बराबर होती है। sin² थीटा प्लस cos² थीटा ये 1 के बराबर है, तो 1/cos² थीटा secant² थीटा के बराबर होता है, क्योंकि 1/cos थीटा 1/cos² थीटा secant² थीटा का रेसिप्रोकल है। तो इसकी जगह पे हम secant² थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी होती है 1 + cot² थीटा = cosecant² थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू sin थीटा बटा cos थीटा थी, और cot थीटा जो है वो tan थीटा का इन्वर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो आपने क्या करना है, cot थीटा की जगह पे cos थीटा बटा sin थीटा इसको उल्टा देना है। ठीक है, इसको उल्टा कर आपने यहाँ पे पुट करें, cot थीटा की जगह पे स्क्वायर लें, स्क्वायर ये खोल के आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगेन एलसीएम ले, ये वाली चीज़ 1 के बराबर आ जाएगी, और नीचे sin² थीटा आ जाएगा, और 1/sin² थीटा रेसिप्रोकल है cosecant² थीटा का। ठीक है, ये मैं आपको सारे उधर सब्जेक्टिव पार्ट में करवा के आया हूँ। पहले आपने सब्जेक्टिव पार्ट देखना है, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट देखें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है तीसरी आइडेंटिटी sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर है 1 के। तो sin थीटा किसके बराबर, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका ये वतर होता है, ये वाली लेंथ को वतर बोलते हैं, इसकी हमने लेंथ को 1 के बराबर ले लिया। वतर
को हमने 1 के बराबर ले लिया। ये कायदा होता है, ये अमूद होता है, ठीक है, ये 90 का एंगल होता है। तो ये देखें यहाँ से साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा होता है अमूद बटा वतर के बराबर। तो यहाँ से अमूद किसके बराबर आ गया, वतर उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो अमूद की वैल्यू वतर इंटू साइन थीटा, तो वतर की वैल्यू तो हमें 1 दी थी, तो इसका मतलब अमूद की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा के बराबर होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू होती है कायदा बटा वतर। तो यहाँ से कायदा की वैल्यू क्या आ गई, वतर उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, कायदा इज इक्वल टू वतर इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो वतर की वैल्यू तो 1 हमने सपोज की है, ठीक है, तो वतर की वैल्यू कॉस थीटा के बराबर आ गई। तो अकॉर्डिंग टू पैथागोरस, पैथागोरस का जो थ्योरम है वो कहता है कि वतर का स्क्वायर किसके बराबर होता है, अमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर। वतर का स्क्वायर किसके बराबर होता है, अमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर। अब वतर का स्क्वायर, वतर की वैल्यू तो हमने 1 ली थी, तो 1 का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू अमूद की हमने पीछे वैल्यू काउंट करके आए हैं, अमूद की हमने वैल्यू फाइंड की थी साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, और कायदे की हमने वैल्यू ये फाइंड आउट की है यहाँ से कॉस थीटा, तो कायदा कॉस स्क्वायर थीटा क्योंकि कायदे का भी स्क्वायर है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, ये तीसरी आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये हमारे पास 4 फार्मूलाज हैं, ठीक है, सम के जब दो एंगल्स हमारे पास, दो एंगल्स के दरमियान प्लस हो और उनके साथ साइन लगाओ, दो एंगल्स के दरमियान माइनस हो और उनके दरमियान साइन लगाओ, जब दो एंगल्स के दरमियान प्लस हो और कॉज लगाओ, जब दो एंगल्स के दरमियान कॉज हो और दरमियान में माइनस हो। तो आपने ये फार्मूलेज याद रखने हैं। इनको याद रखने का तरीका ये है कि जब दोनों एंगल्स के दरमियान प्लस हो और साइन आ जाए तो एक के साथ साइन लगा देना है, दूसरे के साथ कॉज लगा देना है, फिर अगला आपने चेंज कर देना है, पहले के साथ कॉज फिर दूसरे के साथ साइन, और माइनस के लिए सिर्फ आपने ये माइनस साइन को चेंज करना है, ठीक है। कॉज की बात करें तो कॉज दोनों के साथ, पहले दोनों के साथ कॉज लगा दें और दूसरे दोनों के साथ साइन लगा दें अगर कॉज है, तो आपने ये वाली अलामत सिर्फ चेंज करनी है दरमियान में, ठीक है। अब ये दोनों के साथ कॉज लगेगा और दोनों के साथ साइन लग जाएगा और दरमियान में माइनस था तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज टू प्रूव दैट। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव इस्तेमाल करके ये प्रूव करना है कि tan y ओवर साइन y किसके बराबर है, सीकेंट y के। तो tan y को हम क्या लिख सकते हैं, साइन y बटा कॉज y, और ये 1 ओवर साइन y साथ वैसे ही आ गया। tan y की जगह पे हमने साइन y बटा कॉज y लिख लिया और ये 1 ओवर साइन y वैसे ही आ गया। 1 ओवर साइन y वैसे ही आ गया, तो साइन y से कट गया, तो यहाँ से 1 ओवर कॉज y, और 1 ओवर कॉज y किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंट y का। ये मैं आपको पीछे बता के आया हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड आर्क साइन 1/2 स्क्वायर रूट इन रेडियंस। तो हमने वो एंगल फाइंड आउट करना है कि जिसकी वैल्यू 1/2 स्क्वायर रूट आती है। हमने वो वैल्यू एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए हमारा साइन जो है वो 1/2 स्क्वायर रूट होता है। तो हमने लेट कर लिया इस पूरी, मैंने आपको बताया था ना कि आर्क को हम साइन इन्वर्स भी लिख सकते हैं, तो इस पूरी चीज़ को हमने एक्स के बराबर लेट किया, साइन इन्वर्स 1/2 स्क्वायर रूट। अब साइन को उठाकर उस तरफ ले जाएं साइन इन्वर्स को, तो उस तरफ जाके ये साइन एक्स हो जाएगा। ये किसके बराबर है, 1/2 स्क्वायर रूट के। तो आप अगर x की वैल्यू π/4 लें तो ये देखें, जब आप हमारे पास π/4 होगा साइन, ठीक है, π/4, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे 1/2 स्क्वायर रूट बन रही है। जब एंगल हमारा π/4 होगा और साथ साइन होगा तो ये वैल्यू 1/2 स्क्वायर रूट बन रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब 1/2 स्क्वायर रूट की बात करें तो वहाँ पे एंगल जो साइन के साथ होगा वो हमारे पास π/4 होगा। यही हमने रिक्वायर्ड एंगल है जो हमने फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं कि अगर आपने डिग्री से रेडियन की तरफ जाना है, अगर आपको एंगल गिवन है डिग्री में और आपने रेडियन में चेंज करना है, तो डिग्री वाले एंगल को आप π/180 से ज़रब दे दें। ये देखें 90 डिग्री में है, इसको मैंने π/180 से ज़रब दीजिए, 90 कट गया और नीचे 2 आ गया, तो π/2 आंसर आ गया। अगर आपने रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180/π से ज़रब दे दें, तो π/2 इंटू 180/π, π से कट गया, 180 से कट गया तो 90 डिग्री आ गया, ठीक है। ये दो फार्मूले याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 2tan। तो आपने कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये देखें, आपने वो वाले इसको उन एंगल्स में चेंज करना है जिसकी वैल्यू आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में मौजूद हो। जिस तरह के cos 2tan है, तो 2tan को आप क्या लिख सकते हैं, 180 + 30,
180, अब 180 की वैल्यूज़ का भी हमें पता है और 30 की वैल्यूज़ का भी हमें पता है, यानी हमने 210 को 180 प्लस 30 लिख लिया। 30 की वैल्यूज़ भी ये देखें हमारे पास होती हैं और 180 की तो वैसे ही हमें पता होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये देखें यहाँ पे अगर कोई चीज़ 1 है तो दूसरी तरफ -1 होगी, ठीक है, इस तरह करके हम 180 का अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो अब ये देखें, ये हमारे पास cos a प्लस बी, ये वाला फार्मूला बन गया, ये cos a प्लस बी, तो हम इसके सामने ये चीज़ लिख देंगे, ये वाली चीज़, ठीक है। तो आप ये देख लें, cos 180 cos 30, दरमियान में प्लस था तो हमने माइनस लिखना है, तो sin 180 और sin 30 आ गया। अब cos 180 की वैल्यू होती है -1, ये देखें, ठीक है, यहाँ पे 1 होती है क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 यहाँ पे होता है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसके अपोजिट ये इसकी वैल्यू -1 होगी, तो यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 0 होता है, तो 180 पर इसकी वैल्यू -1 होगी, तो ये हमने लिख दी। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, ये cos 30, तो 30 की वैल्यू 3√2 आ जाएगी, माइनस sin 180, ये देखें यहाँ पे साइन की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे साइन की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, और 180 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये देखें साइन 0, यहाँ पे भी 0 होता है साइन 0, और यहाँ पे भी 180 पे भी जाके साइन की वैल्यू 0 ही होती है, तो साइन 180 0 हो गया, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये 1/2, इसको आप ये सारी 0 हो जाएगी और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -3√2 आ जाएगा। ये मैंने नीचे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी बना दिया है, ठीक है, तो आपने इसको याद रखना है, और साथ मैंने ये देखें 0 डिग्री 0 रेडियन के बराबर होता है, 30 डिग्री π/6 के रेडियन के बराबर, 45 डिग्री π/4 रेडियन, 60 डिग्री π/3, 90 डिग्री π/2 के बराबर। साइन थीटा, ठीक है, साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 1/2 स्क्वायर रूट, और साइन 60 3√2, और साइन 90 डिग्री 1 आ जाएगा। और जब कॉस की वैल्यू होती है, कॉस की वैल्यू के लिए आपने इसको उल्टा पढ़ना स्टार्ट कर देना है, यानी कि जो वैल्यू साइन 90 पे थी वो कॉस 0 पे होगी, फिर आपने ये वाली वैल्यू यहाँ पे ले आनी है 30 पे, और ये वाली दोनों वैल्यूज़ बराबर होती हैं, ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पे ले जानी, ये वाली वैल्यू आपने 90 पे ले जानी, और ये 0 1/3 स्क्वायर रूट 1 3 स्क्वायर रूट और इन्फिनिटी। tan 90 हमेशा इन्फिनिटी होता है, आपने याद रखना है, ठीक है, ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है। तो ये आपने ये वाली वैल्यूज़, ये मैंने टेबल बना दिया है आपको आसान सा, तो ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है, ये आपके काम आएंगी बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन दैट साइन थीटा की वैल्यू है 3√2, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इन द रेंज, थीटा जो है वो हमारा -180 से लेकर 180 तक है, हमने इस रेंज में थीटा की वो तमाम वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जो कि इस रेंज में होंगी, ठीक है। तो देखें कि यहाँ से साइन थीटा किसके बराबर है, 3√2 के, तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा, साइन उस तरफ जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 3√2, तो साइन के किस एंगल के लिए ये 3√2 वैल्यू होती है, वो साइन के 60 एंगल के लिए। जब आप साइन का 60 एंगल लेते हैं तो हमें ये वाली वैल्यू मिलती है। अब हमने साइन इनवर्स इस वैल्यू का साइन इनवर्स लेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। तो सिंस हमें पता है कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा ये दूसरे क्वाड्रेंट में बनता है, साइन 180 डिग्री, ये देखें ये हमारा दूसरा क्वाड्रेंट है ये वाला, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, यहाँ से ये होगा कि ये 180 है तो ये एंगल यहाँ पे कोई बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर साइन थीटा आ जाएगा। अब हमने थीटा की जगह पे क्या पुट करना है, -60 डिग्री, तो साइन 180 -60 डिग्री, ये साइन 240 के बराबर आ जाएगा, लेकिन 240 इस रेंज में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम नहीं ले सकते। नाउ साइन 240 को हम लिख सकते हैं 240 डिग्री -360 डिग्री, और ये किसके बराबर आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू -20 डिग्री, ये माइनस करेंगे तो -20 डिग्री आ जाएगा। तो ऑल द सॉल्यूशंस आर +-60 डिग्री और +-20 डिग्री, ये हमारे थीटा के सॉल्यूशंस होंगे जो कि इस गिवन रेंज में हमें मिलेंगे। ये देखें 60 और -60 इस रेंज में आ रहा है, +-120 डिग्री भी इस रेंज में आ रहा है, तो ये हमारी थीटा की वो वैल्यूज़ हैं जहाँ पे हमारे ये जो इस रेंज में हमें मिल रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि वेरीफाई द फॉलोइंग, ये हमने इसके बराबर साबित करना है, तो ये वाली साइड आप ले लें, तो ये देखें 1 - tan थीटा 1 - cot थीटा किसके बराबर होगा, 1 - tan थीटा की जगह पे sin थीटा बटा cos थीटा, cot थीटा की जगह पे 1 - cos थीटा बटा sin थीटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्ट होते हैं, ठीक है। तो ऊपर भी एलसीएम ले लें, ऊपर cos थीटा एलसीएम आएगा, नीचे sin थीटा एलसीएम आएगा, तो ये आप
देख सकते हैं कि ऊपर cos थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे साइन थीटा माइनस cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ये वाली चीज़ जो है इसको उठाकर ऊपर ले जाएं, यानी कि cos थीटा माइनस साइन थीटा बटा cos थीटा, ये वाली चीज़ ऊपर ही रहेगी, ये नीचे बटे में थी, इसको उठाकर आप ऊपर ले गए तो ये मल्टीप्लाई होगी तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और ये चीज़ नीचे आ जाएगी, क्योंकि जब आप एक बटे से उठाकर दूसरे में ऊपर लेके जाते हैं तो बटा चेंज हो जाता है, तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, ये चीज़ नीचे आ जाएगी। इसमें हमने थोड़ी सी ट्रिक लगाई है, इसमें क्या ट्रिक लगाई है कि माइनस हमने कॉमन लिया है, इस पूरी टर्म से हमने माइनस कॉमन लिया है, तो ये देखिए साइन थीटा के साथ पॉजिटिव था तो हमने माइनस कॉमन लिया तो इसके साथ साइन थीटा के साथ नेगेटिव आ गया, कॉस थीटा के साथ माइनस था तो इसके साथ हमने माइनस कॉमन लिया तो कॉस थीटा के साथ पॉजिटिव आ गया, ठीक है। यानी कि हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली की अलामतें चेंज हो जाती हैं। तो ये देखें, ये साइन थीटा ऊपर चला गया ये वाला, और ये वाली चीज़ नीचे, लेकिन हमने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस क्यों कॉमन लिया? माइनस इसलिए कॉमन लिया कि ये भी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ये भी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपस में दोनों कट जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये माइनस और साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है? टैन थीटा के बराबर होता है, तो ये साथ माइनस टैन थीटा। तो ये देखें, ये हमने राइट हैंड साइड को इसके प्रूव बराबर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वेरीफाई दैट cos 4a किसके बराबर होता है? cos स्क्वायर 2a माइनस साइन स्क्वायर 2a। तो सिंपल आपने क्या करना है, cos 4a को आपने 2a प्लस 2a लिख सकते हैं, तो 2a प्लस 2a, अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया cos अल्फा प्लस बीटा, cos a प्लस b वाला। तो cos a प्लस b क्या कहता है कि cos a cos b, तो cos 2a cos 2a, दरम्यान में प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो साइन 2a साइन 2a, ठीक है। ये देखें, ये cos स्क्वायर 2a बन गया, क्योंकि ये दोनों सेम है तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, ये दरम्यान में माइनस, तो ये साइन स्क्वायर 2a आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। राइट द डबल एंगल फार्मूला फॉर टैन, टैन के लिए डबल एंगल फार्मूला क्या होता है कि टैन अल्फा जमा बीटा किसके बराबर होता है? टैन ए प्लस टैन बी बटा 1 माइनस टैन ए टैन बी। ये हमारे पास अगर टैन अल्फा जमा बीटा हो तो हमारे पास ये वाला फार्मूला होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, डबल एंगल फार्मूला यानी कि टैन 2a का फार्मूला हमने फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, b की जगह पे भी a को रिप्लेस कर देंगे, b की जगह पे हम a ही लिख देंगे, तो हमारे पास टैन a प्लस a बन जाएगा, जो किसके बराबर होता है? टैन 2a के बराबर होता है, जो कि डबल एंगल टैन का फार्मूला बन जाएगा। तो हमने क्या किया था कि इसमें b की जगह पे a पुट किया, यहाँ पे भी आप b की जगह पे सारी जगह पे a पुट कर दें, तो टैन a प्लस टैन a, यहाँ पे b की जगह पे टैन a रख दिया, 1 माइनस टैन a टैन b, ठीक है। टैन b था तो टैन a ही आ गया, क्योंकि हमने b को a से रिप्लेस कर दिया। इस फार्मूले में जहाँ जहाँ पे b है वहाँ वहाँ पे a ही हमने रिप्लेस किया, तो ये टैन a जमा होकर 2 टैन a बन गया, और ये 1 माइनस टैन a मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 माइनस टैन स्क्वायर a बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल। तो हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक क्वालिटेटिव होता है, एक क्वांटिटेटिव होता है। तो वेट मेजरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये क्वांटिटेटिव है, जिसको हम किसी क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह अगर किसी स्टूडेंट का वेट है, किसी का वेट 50 किलो है, तो 50 हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं ना, तो ये एक क्वांटिटी बन गई, वेट एक क्वांटिटी बन गई, ठीक है। हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं। ऐसा वेरिएबल जिसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकें उसको हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल बोलते हैं। तो वेट जो है किसी स्टूडेंट का वो एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। रेस ऑफ पीपल ऑफ अ कंट्री, किसी मुल्क में रहने वाले लोगों की नस्ल है, नस्ल को तो हम कोई भी क्वांटिटी या न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ना दे सकते कि उस वो स्याह फार्म है तो वो सफ़ेद है, तो इसको तो हम कोई क्वांटिटी नहीं दे सकते, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते। तो ये हमारी क्वालिटेटिव है, ये उनकी क्वालिटी है, ये उनकी कोई खूबी है कि वो स्याह फार्म है या सफ़ेद फार्म है, ये एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है, ठीक है। लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स 1000% फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट, किसी ख़ास प्रोडक्ट के लिए किसी 1000 पीपल के 1000 लोगों के लाइक और डिसलाइक, तो ये भी क्वालिटेटिव है। हो सकता है कि किसी के पास वो चीज़ हो, उसको पसंद हो, किसी को ना हो, तो वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी खूबी क्या है चीज़ की, वो उस पर डिपेंड करता है। हमें क्वांटिटी का कोई इल्म नहीं है, कोई इस तरह हम उसको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते। तो जो क्वालिटी है किसी चीज़ की कि वो किस कदर पसंद आ रही है, तो वो भी एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है। एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑफ अ सिटी, तो ये क्वांटिटेटिव है। हमें 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 किसी गवर्नमेंट की जो खर्चे होते हैं किसी शहर में,
तो उनका जो बजट बनता है तो वो तो हमारे पास हम उनको न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं ना, कि हमने सड़कें बनाने पे इतना खर्च किया, ये हमने ये चीज़ बनाने के लिए इतना, पार्क बनाने के लिए इतना खर्च किया, पानी के लिए इतना। तो ये बजट बनता है, जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनको हम न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं, तो ये हमारा क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कलर ऑफ आइज़ ऑफ 1000 पर्सन्स। 1000 लोगों के आइज़ का जो कलर है ये क्वालिटी है। लोगों के, किसी की ब्राउन आँखें हैं, किसी की वाइट हैं, कोई इस तरह ब्लैक हैं, तो ये क्वालिटी है, तो ये क्वालिटेटिव वेरिएबल है। डिफाइन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ये मैंने वैसे तो आपको बता दिया, बाकी इसकी रीडिंग कर देता हूँ। ए वेरिएबल इज़ कॉल्ड अ क्वांटिटेटिव व्हेन अ कैरेक्टरिस्टिक कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली सच एज़ एज, वेट, इनकम। तो एक वेरिएबल को हम क्वांटिटेटिव कहेंगे जब हम उसकी खूबी को कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकें। यही मैंने आपको बताया था ना, कि ऐसा वेरिएबल जिसके साथ हम न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच कर सकें, जिस तरह के एज हो गई, किसी की वेट हो गया, या किसी की इनकम हो गई, ये सारे क्या होंगे, क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि हम इनको क्वांटिटी बता सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। और अगर इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक इज़ नॉन न्यूमेरिकल, अगर उसकी कोई खूबी जो है वो, उसको हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते, जिस तरह के एजुकेशन है, ठीक है। अब कोई कितना पढ़ा लिखा है, ठीक है, अब ये तो नहीं है कि कोई 16 जमातें पढ़ गया है तो हम उसको कहेंगे कि यार ये इसको 16 जमातों तक सारा कुछ आता है। नहीं, वो उसने पढ़ तो ली हैं 16 जमातें, लेकिन अब उसको कितना आता है कितना नहीं आता, ये क्वालिटी है उसकी, ठीक है। आइज़ कलर, क्वालिटी, इंटेलिजेंस, पुअरिटी, गरीबी जो है, गुर्बत है, इस तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स बोलते हैं। और ये इनको हम बाज़ औक़ात एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। एट्रीब्यूट भी क्या होती है, किसी की कोई ख़ासियत या खूबी। नेम 5 फील्ड वेयर स्टैटिस्टिक्स कैन कंट्रीब्यूट। आपने 5 फील्ड बतानी है जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। सबसे पहले है बिज़नेस एंड इंडस्ट्री, तो बिज़नेस और इंडस्ट्री में इनका काफ़ी इस्तेमाल है। हेल्थ और मेडिसिन में भी इस्तेमाल है, नेचुरल और सोशल साइंसेज़ में भी इस्तेमाल है, नेचुरल रिसोर्सेज़ में भी इसका इस्तेमाल है, और एजुकेशन, गवर्नमेंट और मीडिया लॉज में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। नेक्स्ट हमारे पास डाटा दिया गया है, तो हमने उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो ये देखें, कोई वज़न है जो हमें आउटपुट के तौर पर दिया गया है, वज़न है टन्स में, ठीक है। टन्स में कोई वज़न है 50 से लेकर 59 टन्स, 60 से लेकर 69 टन, 70 से लेकर 79, 80 से लेकर 89, 90 से लेकर 99, 100 से लेकर 109 तक। तो इसमें जो चीज़ें आ रही हैं, जो इस वज़न में फ़ॉल कर रही हैं, जिस तरह के, मतलब कोई चीज़ है उसका वज़न 50 से लेकर 59 तक है, तो उस इस तरह की चीज़ें 3 हैं हमारे पास। 60 से लेकर 69 के वज़न वाली चीज़ें 11 हैं, इसी तरह 19 हैं, इसी तरह 28 हैं, इसी तरह 20 है, इसी तरह 15 हैं। तो आउटपुट हमने ये, इसका आप टेबल बनाते हैं, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह फाइंड करते हैं। ये सिंपल, आपने ये वाले जो ऊपर इंटरवल्स लिखे हुए हैं ये हमने इस कॉलम में लिख दिए, ठीक है। आउटपुट इन टर्म्स, इसमें हमने क्या लिख दिया, इसमें हमने सिंपल जो फ्रीक्वेंसी आई थी उसको लिख दिया, और लास्ट पे इसको टोटल कर दिया। टोटल इसका 96 बनता है। तो आपने याद रखना है कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू आएगी वो हमारे पास इसके बराबर आएगी 96 के। अगर वो इसके बराबर नहीं आती तो समझ लें कि हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गलत कैलकुलेट की है, ठीक है। तो ये देखें, इसको सारी को जमा करें और लास्ट पे जो वैल्यू आएगी सम करके, वो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की आखिरी वैल्यू भी वही होनी चाहिए, ठीक है, 96। तो ये देखें, पहली को जो फ्रीक्वेंसी पहली होती है उसको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी हम वैसे ही लिख देते हैं, 3 को हम 3 ही लिख देंगे। अब नेक्स्ट जो लिखेंगे ना, ये वाली, ये हम इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे, 3 और 11 को ऐड करके 14 लिख दिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लिखेंगे 33, वो कैसे लिखेंगे, वो हम ये वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पीछे वाली और ये वाली फ्रीक्वेंसी, 14 और 19 33 हो गया, फिर 33 और 28 61 हो गया, फिर 81, ठीक है, 81 और 15 कितना हो गया, 96 हो गया। तो ये देखें, ये यहाँ पे ख़त्म हो गई और इसकी आखिरी वैल्यू 96 आ गई। तो इस तरह करके हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर फ्रीक्वेंसी हमारे पास 15 है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की वैल्यू 0.3 है, तो हमने क्लास विड्थ फाइंड आउट करनी है। तो उसका फार्मूला, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी किसके बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी बटा क्लास विड्थ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी किसके बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी बटा क्लास विड्थ। तो यहाँ से हमने क्लास विड्थ फाइंड आउट करनी है, तो इसको उठा के ऊपर ले जाएं और इसको उठा के नीचे ले जाएं। तो क्लास विड्थ किसके बराबर आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 15 थी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की 0.3, तो क्लास विड्थ की वैल्यू 50 आ जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी व्हेन क्लास विड्थ इज इक्वल टू 6 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 24 है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का हम पीछे फार्मूला पढ़ के आए हैं, वो है फ्रीक्वेंसी बटा क्लास विड्थ। तो यही चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 24 है और क्लास विड्थ हमारे पास 6 है, तो 24/6 4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फॉर फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। तो ये क्लास इंटरवल हमें दिया गया है 50 से लेकर 59, 60 से लेकर 69। ये वही क्लास इंटरवल है जो हम पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज है 4, 11, 18, 28, 22 और 15। तो ये देखें, हमने इसके लिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला कॉलम हमने क्लास इंटरवल का, जो हमें ये वाला गिवन था, वो बना लिया। फिर हमने क्लास विड्थ का बना लिया। क्लास विड्थ क्या होती है? जो इंटरवल के दरमियान डिफरेंस होता है। तो किसी भी इंटरवल के दरमियान आप डिफरेंस लेंगे ना, तो वो सेम होगा। इसमें भी 9 का डिफरेंस है, इसमें भी 9 का, इसमें भी। तो सब में क्लास विड्थ का जो इंटरवल है वो 9 है, यानी कि 59 माइनस 60। ये किसके बराबर होगा? 9 के। 59 माइनस 59 के बराबर। इसी तरह 69 माइनस 69 के बराबर। यानी कि ये जो बड़ी वैल्यू है, इसको आपने इससे ये वाली माइनस करें, इससे ये वाली माइनस, इससे ये वाली माइनस करें, तो ये 999 क्लास विड्थ आती जाएगी। फ्रीक्वेंसी 4, 11, 18 ये हमारे पास 4 ये गिवन है। और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का हमने फार्मूला क्या पढ़ा था? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी बटा क्लास विड्थ। तो फ्रीक्वेंसी इसके लिए 4 है, क्लास विड्थ 9 है। 11 बटा 9, 18 बटा 9, 28 बटा 9, 22 बटा 9, 15 बटा 9। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ गई। फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास आउटपुट इन टर्म्स कोई वज़न की आउटपुट है, 50 से लेकर 59, 60 से 69, ये इसी तरह 100 से लेकर 109 तक। फ्रीक्वेंसी है 12, 15, 12, 10, 28, 25, 10। ठीक है। तो हमने इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। इस डाटा की हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले वो वाला कॉलम जो है वो ले लें, जो आउटपुट का कॉलम है वो हमने ये ले लिया, फ्रीक्वेंसी वाला हमने ये ले लिया, और फ्रीक्वेंसी का सम भी करना है। 100 आ गया। ये सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करें तो 100 आएगा। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होती है कि सिंगल फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी, और टोटल फ्रीक्वेंसी से उसको डिवाइड कर दें। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके बराबर होती है। ये देखें, ये हमारे पास 15 है और टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है, तो 15 बटा 100 ये 0.15, 12 बटा 100 0.12, 10 बटा 100 0.1। यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, इसको आपने टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके ये वैल्यूज़ फाइंड करें तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास। ये आपने याद रखते जाना है। Following is the group frequency distribution of 94 students which shows their test result in a class. Find the arithmetic mean. Arithmetic mean हमने फाइंड आउट करना है, जो कि 94 स्टूडेंट के रिजल्ट का हमें डाटा दिया गया है, तो उसका हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। उसकी हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है समेशन एफ डॉट एक्स आई, इसकी समेशन, और नीचे एफ की समेशन, ऊपर एफ डॉट एक्स आई यानी कि एफ इंटू एक्स आई इसकी समेशन करनी है, और नीचे फ्रीक्वेंसी की समेशन करनी है। तो ये हम देखते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारे पास डाटा जो क्वेश्चन में गिवन है वो है, यानी ये देखें, क्लास इंटरवल हमारे पास 10 से लेकर 20 तक है, फिर 20 से लेकर 30 तक है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। अब जो 10 से 20 है, मार्क्स उनमें 5 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 20 से 30 वाले 16 स्टूडेंट है, 30 से 40 वाले 12 स्टूडेंट है, 40 से 50 वाले 25 है। ठीक है। तो ये देखें, क्लास इंटरवल सबसे पहले हमने ये वाला बना लिया, फिर हमने ये वाला बना लिया, और इसको सम करके 89 आ गया। इसको हमने एफ फ्रीक्वेंसी का नाम दे दिया। ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, और इसको हमने लास्ट पे सम किया, 89 आ गया। क्लास बाउंड्री क्या होती है? क्लास बाउंड्री ये होती है कि ये जो है, इसमें से ये इंटरवल की ये जो वैल्यू है, इसमें से आपने 0.5 कम कर देना होता है और इसमें 0.5 प्लस कर देना होता है। सेम इसी तरह इसमें से 0.5 कम करेंगे तो 19.5, और इसमें ऐड करेंगे तो 30.5, इसमें कम करेंगे तो 29.5, इसमें कम ऐड करेंगे तो 40.5। तो ये सारा इसी तरह चलता जाएगा कि ये क्लास बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है। अब x1 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि हमने फार्मूले में f चाहिए और x1 चाहिए। f तो हमारे पास है, x1 हमने फाइंड आउट करना है। x1 कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये जो क्लास बाउंड्रीज हैं,
ये दो वैल्यूज़ है ना, ये दोनों वैल्यूज़ को जमा करें और 2 पे डिवाइड कर दें तो 15 आ गया। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो 25 आ गए। इन दोनों को डिवाइड करके ऐड करें तो 45 आ गए। इसी तरह आप चलते जाएँ तो नेक्स्ट हमारे पास 75 तक आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी वैल्यू 75 आ जाएगी। अब हमने f ऑफ x1 फाइंड करना है। f ऑफ x1 का क्या मतलब है कि इस फ्रीक्वेंसी को x1 से ज़रब देनी है। तो ये देखें 5 को 15 से ज़रब दी 75, 16 को 25 से ज़रब दी 400, 12 को 420 से 12 को 35 से ज़रब दी तो 420। तो ये इसी तरह चलता जाएगा, लास्ट पे 450 आ जाएगा। और इसको जब सम करेंगे, क्योंकि हमें समेशन एफ एक्स आई चाहिए, समेशन एफ एक्स आई, तो समेशन एफ एक्स आई हमारे पास 3925 आ गया। और इसको डिवाइड हमने करना है समेशन एफ पे, तो समेशन एफ हमारे पास 89 आया है। तो ये वाली दोनों को तकसीम करके 44.10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय फाइंडिंग एंगल ऑफ द पाई चार्ट। तो ये देखें ये कोई इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूशन है, ये कोई स्कूल है, उसमें जो मीडियम है उर्दू हमारे पास, इंग्लिश है और टोटल है। उर्दू मीडियम है और इंग्लिश मीडियम है। फ्रीक्वेंसी इसकी 436 है और इसकी 764 है। टोटल दोनों का 1200 बनता है। इन दोनों का टोटल कितना है? 1200। तो हमने ये एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो ये जो पाई चार्ट होता है ना, इसमें एंगल्स फाइंड आउट करने होते हैं, तो वो एंगल हमने फाइंड आउट करना है। उस एंगल की वैल्यू होती है वैल्यू ऑफ कैटेगरी बटा टोटल ऑफ ऑल वैल्यूज़। तो वैल्यू ऑफ कैटेगरी जब हम इसके लिए फाइंड करेंगे तो 436 है वैल्यू ऑफ कैटेगरी, टोटल 1200 है। 436 को 1200 से तकसीम करें और ज़रब दे दें 360 डिग्री से, तो एंगल हमारा कितना आ जाएगा? 130.8। तो ये 130.8 आ जाएगा। सेम इसी तरह जब ये वाला एंगल फाइंड करना है तो ये 764 यहाँ पे आ जाएगा, नीचे 1200 आ जाएगा और 360 से ज़रब देंगे तो ये 229.2 आ जाएगा। तो ये टोटल पूरा एक सर्कल बनता है। तो पूरे सर्कल में टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 360 डिग्री एंगल मिल जाएगा हमें। तो ये फॉर ग्रुप डाटा द मीडियन इज़ गिवन बाय, जो हमारे पास ग्रुप डाटा होता है उसके लिए जो मीडियन का फार्मूला होता है वो ये होता है L naught is plus H over F naught N over 2 minus F. In this formula what these things stands for? तो हमने बताना है कि इस फार्मूले में L naught, H, F naught, N और कैपिटल F किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि L naught जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ये लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। H जो है वो विड्थ ऑफ मीडियन क्लास को शो करता है। F नॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास को शो करता है और F जो है वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास होगी उसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैपिटल F शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि कंसीडर द डाटा सेट 67। ये हमें एक डाटा सेट दिया गया है, ये सारी उसमें वैल्यूज़ हैं। तो हमने फाइंड 50th परसेंटाइल पॉइंट, तो हमने इसका 50th परसेंटाइल पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो 50th परसेंटाइल पॉइंट सेम होता है जिस तरह के मीडियन होता है। मीडियन का क्या मतलब होता है? मीडियन का 50% डाटा इस तरफ और 50% इस तरफ, दरमियान में मीडियन होता है। अगर आप डाटा को अरेंज करें और आधा डाटा इस तरफ कर दें और आधा डाटा इस तरफ कर दें तो वो हमारे पास दरमियान में जो होता है वो मीडियन होता है। और यही चीज़ हमें 50th परसेंटाइल पॉइंट भी हमें यही चीज़ बताता है। तो इसका मतलब ये है कि 50% डाटा अबव होता है, 50% डाटा बिलो होता है। तो एवरेज डाटा, अरेंज डाटा असेंडिंग आर्डर, तो छोटे से बड़े की तरफ जो डाटा है उसको अरेंज करें। तो पहले 25, फिर 29, 31 इस तरह चलते जाएं। सबसे बड़ी 87 है, तो 87 पे आपके एंड हो जाएगा। तो इसका जो फार्मूला होता है 50th परसेंटाइल की लोकेशन का, वो हमारे पास होता है 50/100 n+1। यहाँ पे n जो है वो हमारा डाटा है कि n हमें कितनी वैल्यूज़ दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वैल्यूज़ हैं। तो n की वैल्यू 15 आ गई। तो 50/100, 15+1 तो ये 0.5 × 16, ये 8 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि 8th वैल्यू जो है वो 50th परसेंटाइल की जो लोकेशन है ना वो 8th वैल्यू है, यानी कि ये वाली वैल्यू, ये देखें ये वाली। तो यही चीज़ तो मीडियन होती है, ठीक है। आपने आधा डाटा इस तरफ कर दिया, आधा डाटा इस तरफ कर दिया, जो दरमियान वाली वैल्यू होगी वो मीडियन होगी। तो लोकेशन ऑफ 50th परसेंटाइल 8th वैल्यू है जो कि 53 के बराबर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गिव अ 5 नंबर समरी ऑफ डाटा। तो
तो किसी भी डाटा की जो 5 नंबर समरी होती है उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें 5 चीज़ें आपने बतानी होती हैं। तो सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। असेंडिंग ऑर्डर क्या है, छोटे से बड़े की तरफ। तो ये देखें, सबसे पहले हमारे पास आती है मिनिमम वैल्यू, यानी जो डाटा में सबसे मिनिमम वैल्यू है वो 14 है, तो इसकी वैल्यू 14 आ गई। मैक्सिमम वैल्यू जो सबसे बड़ी वैल्यू है डाटा में वो 51 है, तो इसकी वैल्यू 51 आ गई। मीडियन इसका 25 है। मीडियन क्या होता है, आधा डाटा इस तरफ कर दें और आधा डाटा इस तरफ कर दें, तो जो दरमियान वाली टर्म है वो हमारी मीडियन होगी। और अगर खुदा ना खास्ता हमारे पास दरमियान में 2 टर्म्स बच जाएँ, जिस तरह के अगर हमारे पास टोटल 8 टर्म्स हैं, तो हमने 4 इस तरफ कर दी और 4 इस तरफ कर दी। अब दरमियान में हमारे पास 2 टर्म्स बन रही हैं, तो मीडियन फिर क्या होगा, दोनों का प्लस करके 2 पे ऐड कर दें, ठीक है? तब हमारे पास मीडियन होगा। दोनों को प्लस करें और 2 पे ऐड कर दें तो वो हमारा मीडियन होगा। अब तो ईज़िली हम फाइंड कर सकते हैं कि आधा इधर कर दिया डाटा और आधा इधर कर दिया, ये वाली वैल्यू मीडियन हो गई। और ये 3 चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली, 2 चीज़ें पीछे और रहती हैं, वो होती हैं फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल। ये 5 चीज़ें किसी डाटा के लिए हम समरी ऑफ डाटा बोलते हैं। 5 नंबर समरी डाटा, इसको हम किसी भी डाटा के लिए 5 नंबर समरी डाटा बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टाइल हमारे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डाटा, कितनी टोटल वैल्यूज़ हैं, 11 हमें दी हैं टोटल। तो 11 प्लस 1 फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब होता है कि इसके नीचे 25% डाटा और इसके ऊपर 75% डाटा। नीचे 25, ऊपर 75%। तो ये देखें 25/100 आ गया, तो ये थर्ड पोजीशन बनती है। तो इसका मतलब ये हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी 17। तो फर्स्ट क्वार्टाइल हमारा 17 आ गया। थर्ड क्वार्टाइल का क्या मतलब है कि 75% डाटा इससे नीचे और 25% डाटा इसके ऊपर होगा, ठीक है? तो ये 75/100 आ जाएगा। बाकी ये दोनों चीज़ें सेम रहेंगी। तो ये 9th पोजीशन, इसको आप सॉल्व करेंगे, 9th पोजीशन बनती है जो कि 42 के बराबर है। तो ये 5 नंबर डाटा समरी है किसी भी डाटा के लिए। नेक्स्ट हमने फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर डाटा। ये हमें एक डाटा दिया गया है, हमने इसका जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इसका मीन फाइंड आउट करते हैं। मीन क्या होता है कि सारी वैल्यूज़ को जमा करें और जितनी वैल्यूज़ हैं उन पर डिवाइड कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये वाली जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, इस सारी वैल्यूज़ को जमा किया और 11 पे डिवाइड कर दिया, ठीक है? तो हमारा मीन आ गया। तो ये मीन की वैल्यू आ गई। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कुछ टर्म्स को कैलकुलेट करना है, वो हम देखते हैं। ये हमारे पास x है, जो डाटा की वैल्यूज़ होती हैं वो x है। x माइनस 43.63, यानी कि आपने हर x में से इसको माइनस कर देना है। ये आपका जो मीन आया है ना, मीन डाटा का जो मीन आया वो आपने हर x में से माइनस करते जाना है। तो देखें कुछ माइनस वाली टर्म्स आएंगी, कुछ पॉजिटिव आएंगी। तो आपने सिंपल क्या करना है कि x पहले रख के इसमें से माइनस कर देना है x की वैल्यू को, यानी जिस तरह 36 को हमने पहले रखा और बाद में माइनस कर दिया इसको, तो ये -7.63 बचेगा, ठीक है? तो फिर आपने इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने ये जो पूरी वैल्यू होगी, ये वाली जो पूरी वैल्यू होगी, इसका स्क्वायर लेके यहाँ पे लिख देना है। ये देखें ना, x माइनस 43.63 का स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू सिर्फ ये अंदर वाली वैल्यू है, बाद में जो ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं इनका स्क्वायर करके आपने यहाँ पे लिखते जाना है। तो आपने इनको भी ऐड कर लेना है, इनको ऐड करके 1234.5459 आया। तो इसको आपने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पे डिवाइड कर देना है, तो ये हमारा वेरिएंस आ जाता है। और वेरिएंस का अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो वो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। तो वेरिएंस का हमने इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की आ जाएगी। नेक्स्ट है कि फाइंड मीन एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ 3 4 एंड 5, 3 4 एंड 2 विद मीन 3। तो हमने एब्सोल्यूट डेविएशन फाइंड करनी है। ये 3 नंबर्स हमें दिए गए हैं। x की वैल्यू 3 4 2 है, जो नंबर्स हमें दिए गए हैं। x बार क्या है, x बार हमारे पास मीन होता है, x बार मीन होता है। तो इनका मीन क्या है, मीन 3 है। हर के लिए मीन की वैल्यू 3 है, तो इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3। तो अब आपने क्या करना है, x माइनस एक्स बार फाइंड आउट करना है। तो x माइनस एक्स किया तो 3 माइनस 3 0 आ गया, 4 माइनस 3 1 आ गया और 2 माइनस 3 -1 आता है। लेकिन अब हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस को पॉजिटिव कर देती है, तो ये +1 आ गया। अब इसको आप ऐड करें तो ये 2 के बराबर आ गया। तो मीन डेविएशन किसके बराबर आ गई, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार ओवर n। तो x माइनस एक्स बार का समेशन हमारे पास 2 के बराबर आया और n की वैल्यू कितने हमारे पास टर्म्स थी, 1 2 3, n की वैल्यू 3 थी तो 2/3 आ गया।
नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज़ द एसेंशियल इन्फॉर्मेशन विच मस्ट बी गिवन टू 5 नंबर समरी ऑफ डाटा सेट। ये मैंने आपको ऊपर इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया है कि आपने 5 चीज़ें बतानी होती हैं जो कि किसी भी डाटा के लिए 5 नंबर समरी जिसको हम बोलते हैं, तो ये आपने इनके नाम लिख देने हैं इस क्वेश्चन के आंसर में, जिसमें मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियन, फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल, ये 5 चीज़ें आपने इसके आंसर में, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है कि एवरेज सेल एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अ स्टोर आर 18 एंड 6.5 रिस्पेक्टिवली। किसी भी स्टोर के लिए जो एवरेज सेल और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज़ हैं, एवरेज सेल की वैल्यू 18 है, स्टैंडर्ड डेविएशन की 6.5 है, तो हमने फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की फार्मूला हमारे पास होता है एस एवरेज सेल बटा हमारे पास एक्स बार। एक्स बार हमारे पास क्या है? एक्स बार हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, एक्स बार स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये देखें मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो 6.5 ओवर 18 मल्टीप्लाई करें 100 से, तो ये 36.11 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि मीन एंड मीडियन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस आर 18 एंड 25 रिस्पेक्टिवली, फाइंड मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हमें मीन और मीडियन बता दिया है किसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हमने उसका मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड का फार्मूला होता है 3 टाइम्स इंटू मीडियन माइनस 2 टाइम्स इंटू मीन। तो आप ये वैल्यूज़ मोड इज़ इक्वल टू 3, मीडियन की वैल्यू 25, 3 इंटू 25, 2 मीन की वैल्यू 18, तो ये 75 माइनस 36, ये 39 के बराबर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि एन ऑटोमोबाइल डीलरशिप पेज टू इट्स सेल्स पीपल ए सैलरी प्लस अ कमीशन ऑन सेल्स। कोई ऑटोमोबाइल गाड़ियों की कोई कंपनी है, वो अपने सेल पर्सन जो हैं उनको सैलरी भी देती है और सेल्स पर कमीशन भी देती है। द मीन बाई वीकली कमीशन $13.95, इसका मीन जो है वो $13.95 है, मीडियन $13.50 है और मोड जो है वो $65 है। इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमीशन पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड आर सिमेट्रिकल। तो हमने बताना है कि इन तीनों वैल्यूज़ को देख के बताना है कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है या सिमेट्रिकल है। तो देखें कि सिंस हमें पता है कि मीन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, मीन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, देखें कि कितनी है मीन की वैल्यू 1395 है। उससे फिर छोटी मीडियन की वैल्यू है 1395, फिर उससे छोटी मोड की वैल्यू है। तो जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो, मीन बड़ा हो मीडियन से और मीडियन बड़ा हो मोड से, तो ये हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन है एक, कि एक बैग में कंटेन है 9 बाल्स, 9 बाल किसी बैग में रखी हुई हैं, 4 उनमें से ब्लू हैं और 5 उनमें रेड है, और हमने रैंडमली अपने अंदाजे से, अपने तुक्के से कोई एक बाल उठानी है। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ब्लू बाल की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती है कि चांस, कि ब्लू बाल के निकलने का कितने % चांस है। तो टोटल नंबर ऑफ बाल्स 9 है, पॉसिबिलिटी ऑफ बाल ड्रॉन इज़ ब्लू। तो आपने टोटल को नीचे रख लेना है और ऊपर जो इसकी फाइंड करनी है वो ऊपर आ जाता है। तो ब्लू बाल्स हमारे पास कितनी है? 4 है, तो ब्लू की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो टोटल नीचे आ जाएगा 9 और जिसकी फाइंड आउट करनी है 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4/9 ब्लू बाल की प्रोबेबिलिटी होगी। इसका चांस होगा कि ये बाल बाहर निकलेगी जब हम रैंडमली कोई बाल निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स MTH 100 का सब्जेक्टिव पार्ट। तो हमने 100 MTH 101 के सब्जेक्टिव पार्ट भी अपलोड कर दिए हैं। बाकी 3 सब्जेक्ट्स MTH 100, MTH 101, MTH 202 के ऑब्जेक्टिव पार्ट्स भी अपलोड कर दिए हैं। तो आपका काम ये है कि वीडियोस को पूरा देखना और दोस्तों तक पहुंचाना, लाजमी पहुंचाना इसको, ठीक है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की वीडियोस बना सकें। फाइल्स पे नहीं रिलाई करना, फाइल्स में आपने कोशिश करनी है कि अगर टाइम बचे तो फिर आपने फाइल्स को देखना है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये आंसर गलत लगे हुए हैं या सही लगे हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, ये कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।